जो पोकरा के अंडर कृषि अवजारे बैंक, ये जो स्कीम एसएसजीस को गवर्नमेंट उसका बेनिफिट देना चाहती है सब्सिडी के थ्रू, उसके लिए कंडीशन उन्होंने दी है कि डीपीआर फाइल करना पड़ेगा, सबमिट करना पड़ेगा। तो ये डीपीआर कैसे बनाना है, कैसे उसमें फीड करना है, वो चीज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलते डायरेक्ट हमारा जो पोकरा है, पोकरा का वेबसाइट, उसमें हम चलते हैं। पोकरा लॉगिन लॉगिन हम करते हैं। लॉगिन में यहाँ पे शेतकरी उत्पादक संगठना, यहाँ पे आधार नंबर जो भी है पर्सन का वो डाल के, जो भी टोटल है वो डाल के वेरीफाई करेंगे। ओटीपी के थ्रू फिर वेरिफिकेशन होगा और उसके थ्रू फिर लॉगिन यहाँ पे होगा। अभी हमारे सिचुएशन में हमने लॉगिन होने के बाद यहाँ पे डैशबोर्ड पे ऑटोमेटिक आप आ जाओगे। डैशबोर्ड में आने के बाद अप्लाइड स्कीम पे, अब देखिए इसमें एक खास बात ये है कि ये है एसएसजी, जो भी आप एसएसजी है, एसएसजी जिसे बचत कर बोला जाता है। अब इन्होंने अप्लाइड स्कीम पे, अब अगर आप क्लिक करोगे यहाँ पे डीपीआर जनरेशन का ऑप्शन दिया है। डीपीआर जनरेशन, इस पे अगर आप क्लिक करोगे तो ये डीपीआर का जो पूरा डिटेल है 18 पेजेस का लगभग, ये लंबा चौड़ा फाइल है, वो ओपन हो जाता है। लेकिन खास बात इसमें ये चीज है, इवन ये जो नाम है ये एसएसजी है, मतलब ये बचत गट है, लेकिन तो भी यहाँ पे जो लिख के आ रहा है वो है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो डीपीआर इन्होंने अपलोड किया है यहाँ पे, या फिर फाइल करने के लिए, फीड करने के लिए, सबमिट करने के लिए, ये जो डीपीआर दिया है ये एक्चुअल में बचत गट के लिए है ही नहीं, ये है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अब शायद ये टेक्निकल एरर तो नहीं है, मे बी स्पेसिफिकली बचत गट के लिए अलग से डीपीआर ना बनाते हुए उन्होंने डायरेक्ट कॉपी पेस्ट किया, जो एफपीओ है उनका ही डीपीआर यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया। तो हमें क्या करना है, अभी हमें सिंपल जो उन्होंने दिया है उसको फिल करना है और सबमिट करना है। यहाँ पे और कंडीशन दी है कि जो डीपीआर होना चाहिए वो चार्टर्ड अकाउंटेंट से वेरीफाइड होना चाहिए। तो ये जो डीपीआर है ये प्रॉपर ढंग से सबमिट करना, फाइल करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिल करना इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हम पहली बात तो समझ गए कि ये जो फॉर्मेट दिया है ये फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन वाला फॉर्मेट है। तो बचत गट के लिए जो जो चीजें एप्लीकेबल होगी यहाँ पे वो हम फिल करेंगे, और जो एप्लीकेबल ही नहीं है तो वो फिल करने की जरूरत नहीं है, या फिर उसको ब्लैंक हम छोड़ देंगे। तो डीपीआर में ये 6 चीजों में डीपीआर बाइफरगेटेड है, या फिर बोल सकते हैं कि 6 अलग अलग टॉपिक्स है डीपीआर में फीड करने के लिए। जिसमें से पहला जो टॉपिक है उसमें आपके जो भी बचत गट है उसके बारे में जानकारी देना है। यहाँ पे बार बार एफपीओ नाम आएगा, बार बार डायरेक्टर का नाम आएगा, बार बार शेयर होल्डर का नाम आएगा, क्योंकि ये जो डीपीआर है वो एफपीओ के लिए है। लेकिन हमें जो फॉर्मेट यहाँ पे दिया है उसमें ही हमारा बचत गट का डिटेल डालना है। तो इसलिए जो एप्लीकेबल चीज़ है वही हम यहाँ पे फीड करेंगे। तो बेसिक डिटेल पहले तो बचत गट के बारे में रहेगा, उसके बाद आप क्या करते हो क्या नहीं करते हो वो चीज़ें रहेगी, फिर अपना जो प्रोजेक्ट है औजारे बैंक का उसके बारे में डिटेल रहेगी, क्या कब तक हम इंप्लीमेंट करेंगे वो रहेगा, फिर बजट जो भी खर्चा लगने वाला है अपने को, और जो भी रेवेन्यू मिलने वाला है इन फ्यूचर उसकी डिटेल यहाँ पे रहेगी। अजम्पशंस, तो अजम्पशन कुछ है तो वो हमें डालने पड़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम डीपीआर बचत गट के सिचुएशन में कैसे हम ये करें, फिल करें। तो सिंपल प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन में यहाँ पे जो डिटेल आई है बचत गट की वो ऑटोमेटिक आ चुकी है, नाम आया है, एड्रेस आया है, डिटेल ऑफ कॉन्टैक्ट पर्सन भी ऑटोमेटिक आ चुका है। इसमें मोबाइल नंबर जो है और ईमेल आईडी जो है ये हमें डालना है। तो मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डालने के बाद यहाँ पे अबाउट रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उसमें ऑर्गेनाइजेशन टाइप में हम देखेंगे अलग अलग ऑप्शन है, 3-4 ऑप्शन है। तो इसमें हमारा बचत गट है तो यहाँ पे अदर में जाके हम बचत गट भी डाल सकते हैं, या फिर SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप ये भी डाल सकते हैं, या फिर यहाँ पे SHG में डाल के बचत गट ऐसा हम डाल सकते हैं। तो ये हमने डाल दिया। उसके बाद वेदर ऑर्गेनाइजेशन इज रजिस्टर्ड, क्या हम रजिस्टर्ड है, क्या ये बचत गट रजिस्टर्ड है क्या। तो सिंपल इसमें क्या है, आपके पास पैन नंबर अगर है तो यहाँ पे हाँ कर देने का, और यहाँ पे लिख लेने का इनकम टैक्स एक्ट। अगर पैन नंबर नहीं है तो नो करने का, ये ब्लैंक छोड़ देने का। इसके बाद ईयर ऑफ रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन का आपने जो भी जब बचत गट शुरू किया था तो उसका तारीख, उसका कुछ रजिस्ट्रेशन नंबर होगा आपका, तो वो यहाँ पे डालना पड़ेगा। पैन नंबर, पैन कार्ड अगर है तो जो बचत गट का पैन कार्ड है वो हमें यहाँ पे डालना है, पैन कार्ड नंबर डालना है। फिर अगर उद्योग आधार नंबर है, उद्योग आधार या उद्यम सर्टिफिकेट जिसे बोला जाता है, तो उसका नंबर अगर है तो यहाँ पे डालना है। ऑथराइज शेयर कैपिटल, ये बचत गट के सिचुएशन में एप्लीकेबल ही नहीं होता है तो इसमें कुछ नहीं करेंगे। पेड अप शेयर कैपिटल जो है, या पेड अप कैपिटल जो है, नॉट शेयर कैपिटल, पेड अप कैपिटल जो भी है वो यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। फिर डिटेल्स ऑफ बोर्ड मेंबर्स, ये रहता है फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज में, तो ये हमारे बचत गट में एप्लीकेबल ही नहीं है तो छोड़ देंगे। डिटेल्स ऑफ ट्रेनिंग्स इन विच बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मेंबर्स वर पार्टिसिपेट, ये भी एप्लीकेबल नहीं है, छोड़ देंगे। देन डिटेल्स ऑफ शेयर होल्डर्स और मेंबर्स, तो अभी मेंबर्स जो बचत गट के आपके सभासद है उसकी डिटेल कि टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं, उसमें फीमेल कितने हैं, मेल तो रहते नहीं जनरली, तो फीमेल कितने हैं, फिर उसमें से शेड्यूल कास्ट वाले कितने हैं, शेड्यूल ट्रिब्यूट वाले कितने हैं। देन मार्जिनल फार्मर्स, तो ये चीज भी अपने के सिचुएशन में एप्लीकेबल नहीं है। स्मॉल फार्मर्स, ये भी एप्लीकेबल नहीं है। उसके बाद ये जो चीजें है ये एप्लीकेबल हमारे सिचुएशन में नहीं है। इसके बाद ये डिटेल भरने के बाद यहाँ पे डिटेल भरने के बाद हमें नीचे चलना है, डिटेल्स ऑफ अदर पार्टिसिपेटिंग एफपीओज इफ एनी, ये भी स्किप करना है, इसका भी कुछ हमें काम नहीं है। डिटेल्स ऑफ मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी ओन बाय ऑर्गेनाइजेशन, अभी आपकी जो बचत गट है उसका बैलेंस शीट बना होगा, तो बैलेंस शीट में जो एसेट्स है, अब ये ए में इमूवेबल एसेट दिया है, जैसे कुछ रहता तो नहीं है बचत गट के सिचुएशन में, लैंड, बिल्डिंग, वेयर हाउस कुछ अगर बैलेंस शीट में दिख रहा है तो वो यहाँ पे डालेंगे।
मूवेबल एसेट में कुछ भी है, लाइक व्हीकल है, मशीनरी है, फर्नीचर है, तो उसकी डिटेल यहाँ पे हम डालेंगे। ये मूवेबल एसेट हो सकता है, तो उसमें नंबर कितने हैं, सपोज मशीनरी है तो कितनी है, कितने टोटल यूनिट्स है। देन प्रेजेंट मार्केट वैल्यू, तो यहाँ पे नंबर ऑफ यूनिट कितने हैं, टोटल यूनिट्स भी सेम नंबर रहेंगे। फिर प्रेजेंट मार्केट वैल्यू जो है उसका कितना है, टोटल मार्केट वैल्यू कितना है, तो वो हम यहाँ पे डालेंगे। तो ये डालने के बाद डिटेल्स ऑफ लाइसेंसेस ऑब्टेन्ड बाय एफपीओ, तो अभी एफपीओ है लेकिन अपने बचत गट के सिचुएशन में ऐसा कुछ रहता नहीं है, तो ये भी हम, या फिर रहता होगा तो यहाँ पे डालेंगे, अदरवाइज नहीं है तो स्किप करेंगे। देन डिटेल्स ऑफ ऑनगोइंग बिजनेस एक्टिविटी, आगे क्या करने वाले हैं, जो हमारा बचत गट है वो आगे क्या करने वाला है, तो उसमें यहाँ पे अदर्स में जैसे ये है औजार बैंक, तो रेंटिंग करेंगे ना, रेंटिंग ऑफ मशीनरी, तो यहाँ पे हम डाल देंगे रेंटिंग ऑफ मशीनरी। जो भी मशीनरी होगा यहाँ पे आप डाल सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल हमने ट्रैक्टर डाल दिया, तो ट्रैक्टर का यहाँ पे रेंटिंग रहेगा, रेंटिंग हम करेंगे, तो ये हमने डाल दिया। उसके बाद एनुअल टर्नओवर, अगर आपका बचत गट लास्ट 3 साल में था, तो वो सिचुएशन में यहाँ पे उसका टर्नओवर कितना था, टर्नओवर मतलब आपका रेवेन्यू बोल सकता है, जो आपने लोन दिया है लोगों को, उसमें से आपको इंटरेस्ट मिला होगा, कुछ इनकम मिली होगी, बैंक पे पैसा रखा तो कुछ इनकम मिला होगा, तो वो जो भी अमाउंट मिला है आपको, जो भी पैसा मिला है, जो भी रेवेन्यू हुआ है, वो यहाँ पे डालना है। तो यहाँ पर भी गड़बड़ करके रखी है कि साल कौन सा है वो नहीं मतलब मेंशन नहीं किया है, तो हमें अजम्पशन बेसिस पे यही देखना पड़ेगा कि ये जो साल है, तो इसमें कोई भी साल को, जैसे फॉर एग्जांपल ये मान लेते हैं अपन 23-24 था, ये 24-25, देन ये 25-26, तो ऐसे मान के ही अपने को यहाँ पे एनुअल टर्नओवर डालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ दिया नहीं है, तो और इंसर्ट करने का भी कुछ ऑप्शन नहीं है, तो अजम्पशन बेसिस पे ही हमें ये डालना है। तो ये पहले वाला साल, ये उसके बाद वाला साल, ये लेटेस्ट वाला साल जो है वो हमें डालना है। उसके बाद पहला पार्ट खत्म हो चुका है, अभी दूसरा जो पार्ट है प्रोजेक्ट रिपोर्ट का वो यहाँ पे है। तो इसमें क्या बोला है कि अबाउट सिलेक्टेड क्रॉप्स, मार्केटेबल सरप्लस एंड इट्स वैल्यू चेन। ये जो चीज है ये बचत गट के सिचुएशन में एप्लीकेबल ही नहीं है, क्योंकि हमारे इसमें हम क्रॉप थोड़ी उगा रहे हैं, तो यहाँ पे ये जो चीज है पूरा का पूरा सेकंड पार्ट है वो हम स्किप करेंगे, क्योंकि ये एप्लीकेबल ही नहीं है। तो ये स्किप करने के बाद थर्ड पार्ट जो है वो अबाउट प्रपोज्ड प्रोजेक्ट, हाँ ये चीज हमारे काम की है। तो बचत गट में जो हम जिस पर्पस के लिए, जो औजारे बैंक के लिए हम सब्सिडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, या फिर जो भी मशीन हम लेंगे उसके बारे में यहाँ पे डिटेल देना है। तो नेम ऑफ प्रपोज्ड प्रोजेक्ट, तो जो भी हमारा प्रोजेक्ट का नाम है वो ऑटोमेटिक आ चुका है। प्रपोज्ड ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोजेक्ट, ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोजेक्ट यहाँ पे ऑब्जेक्टिव 1 2 3, तो ये कॉपी पेस्ट करने का, कहां से कॉपी पेस्ट करने का, ये आपका जो ये प्रोजेक्ट है इसमें ही ऑब्जेक्टिव दिए रहेंगे। उसके बाद डिटेल्स ऑफ एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल फॉर द प्रपोज्ड प्रोजेक्ट, हमारा एग्जिस्टिंग कुछ है क्या बचत गट के पास, एग्जिस्टिंग में कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर कुछ चीजें है क्या, लाइक फॉर एग्जांपल एग्जिस्टिंग में आपका लोकेशन जो है, हम जो भी औजारे बैंक लेंगे तो वो जो है हमारा बचत गट का विलेज कौन सा है, ग्राम पंचायत कौन सा है, ये सारी चीजें यहाँ पे आएगी। देन लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड ऑफ विलेज जो है वो यहाँ पे आएगा। अब ये कहाँ से लेंगे, तो ये जो भी ऑफिसर रहेंगे आपके वो आपको बता देंगे। देन टोटल रिक्वायर्ड लैंड फॉर एस्टैब्लिशिंग प्रपोज्ड सब प्रोजेक्ट, तो कुछ कितना जगह आपको लगने वाला है। वेदर द लैंड ओन्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन, जो भी लैंड है वो आपकी खुद की बचत गट की है तो यस, नहीं है तो नो, अगर है तो वो सिचुएशन में उसकी डिटेल, सर्वे नंबर वगैरह आपको डालना पड़ेगा, यहाँ पे हमारे सिचुएशन में नहीं है। देन उसके बाद ये जो चीजें दी है ये है कि अगर आपका जो भी लैंड है वो अगर लीज पे लिया है आपने, तो अगर हाँ तो यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे, और अगर हाँ है लीज पे लिया है तो उसकी डिटेल जो है यहाँ पे डालना है, लाइक रेंट एग्रीमेंट बनाया होगा तो उसका नंबर वगैरह यहाँ पे डालना है, सामने वाले का जिससे आपने लैंड ली है उसका यहाँ पे कास्ट क्या है वो वगैरह देना पड़ेगा, इनरिचमेंट फ्री है क्या, वो सारी चीजें यहाँ पे देना पड़ेगा। अगर ये एप्लीकेबल है तो ही भरना, अदरवाइज नहीं है। तो यहाँ पे हमारे सिचुएशन में एप्लीकेबल नहीं है तो नो करेंगे। फिर डिटेल्स ऑफ फैसिलिटीज अवेलेबल एट द आइडेंटिफाइड साइट, अब देखो कि जो भी हमारा ये है जगह है उसमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है क्या, है तो यस, तो फिर उसकी डिटेल दो। फिर वेदर वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर रनिंग प्रपोज्ड सब प्रोजेक्ट, मशीन चलाने के लिए वाटर चले लगेगा क्या, तो ट्रैक्टर के लिए वगैरह लग सकता है, तो हमारे सिचुएशन में थोड़ा बहुत लग सकता है। तो डिटेल्स ऑफ फैसिलिटीज, हाउ मेनी मंथ्स वाटर इज अवेलेबल इन अ ईयर, तो सपोज वाटर के जो ट्रैक्टर वगैरह होता है उसमें पानी डालने के लिए चाहिए होता है, तो डिटेल्स ऑफ फैसिलिटीज में यहाँ पे वाटर इज रिक्वायर्ड हम यहाँ पे डाल देते हैं। तो कितना मंथ अवेलेबल रहता है, तो हमारे सिचुएशन 12 मंथ अवेलेबल रहता है, तो वो डाल दिया। फिर स्टेटस ऑफ रोड कनेक्टिविटी अच्छी है क्या, हाँ है, अच्छी है। उसके बाद एग्रीकल्चर और हॉर्टी प्रोड्यूस एग्रीकल्चर प्लान ऑफ एफपीओ फॉर नेक्स्ट 5 ईयर, तो अभी ये जो पार्ट है ये हमारे सिचुएशन में एप्लीकेबल ही नहीं है, कोई हमारी कम्युनिटी वगैरह तो है नहीं, तो वो सिचुएशन में कम्युनिटी मतलब कुछ जैसे वेजिटेबल्स रहते हैं ना, पाले भाजा वगैरह, वो तो ये तो एप्लीकेबल है नहीं, तो ये छोड़ देंगे। फिर प्रपोज्ड वैल्यू चेन ऑफ सिलेक्टेड क्रॉप, ये भी एप्लीकेबल नहीं है, छोड़ देंगे। डिटेल्स ऑफ बायर्स, अब इसमें भी बोला, ये भी चीज अपने को एप्लीकेबल नहीं है। इसमें क्या बोला है कि सिंपल आपके ऑलरेडी आपका जो भी प्रोजेक्ट होगा या है तो उसमें कुछ बायर आपके प्रीडिसाइडेड है क्या, उसकी डिटेल लेनी है। तो हमारे सिचुएशन में रेंट पे देने वाले हैं, तो अगर लोग ऑलरेडी किनको अपन मशीन रेंट पे देने वाले हैं उनका अगर ऑलरेडी डिसाइडेड है तो फिर उसकी डिटेल यहाँ पे डालो, अदरवाइज डालने की जरूरत नहीं है। फिर क्वालिटी पैरामीटर ऑफ एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस टू बी प्रोक्योर्ड, ये भी चीज अपने को एप्लीकेबल नहीं है।
फिर उसके बाद प्राइस फिक्सिंग मेथड एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हाउ यू डिसाइड प्राइस ऑफ कम्युनिटी। हाँ, ये चीज एप्लीकेबल हो सकती है। तो अपन रेंट जो है, रेंट ऑफ मशीनरी, वो कैसे अपन डिसाइड करने वाले हैं, कि पर आवर बेसिस पे डिसाइड करने वाले हैं कि डे वाइज डिसाइड करने वाले हैं। तो वो यहाँ पे आपको लाइक सपोज हमारे सिचुएशन में रेट विल बी पर आवर बेसिस, जैसे ट्रैक्टर वगैरह रहता है वो पर आवर के हिसाब से रेंट पे दिया जाता है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एफपीओ, तो इसमें आप डाल सकते हो कि बचत गट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है और यहाँ पे सामने वाला जिसको रेंट पे दे रहे हैं हम, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो ये हम यहाँ पे डालेंगे। फिर प्रपोज्ड बिजनेस एक्टिविटीज, तो हम क्या करने वाले, तो अदर्स में डालने का रेंटिंग ऑफ मशीनरीज या मशीनरी, जो भी बाकी तो अपनी के सिचुएशन में एप्लीकेबल नहीं है। ऑपरेशनल डेज इन ईयर, मतलब क्या, तो आप साल भर में कितने दिन या 365 दिन में से कितने दिन रेंट पे देने वाले, तो सपोज हमारे सिचुएशन में 360 दिन हम देंगे। कुछ उसका कुछ लिखना होगा रिमार्क्स, वो आप देख सकते हो या लिख सकते हो। फिर व्हाट इज द यूनिकनेस एंड इनोवेशन इन प्रपोज प्रोजेक्ट, हमारे सिचुएशन में क्या यूनिकनेस है, तो हमारे सिचुएशन में यूनिकनेस यही है कि भाई बचत गट है, वो रेंट पे मशीन जो है वो दे रहा है, तो उसमें किसानों का भी फायदा है क्योंकि उनको अवेलेबल हो रही है मशीन ऑन टाइम, और दूसरी चीज इनको भी फायदा हो रहा है बचत गट को, क्योंकि बचत गट को रेवेन्यू मिल रहा है। बचत गट को रेवेन्यू मिल रहा है मतलब लोगों को, जो महिलाएं हैं उनको रेवेन्यू मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल इसको कॉपी पे आपको हम भेज देंगे। तो ये हमारा यूनिकनेस हो गया प्रोजेक्ट का। उसके बाद स्पेसिफाई द बेनिफिट ऑफ वर्किंग टुगेदर टू एफपीसी इट्स मेंबर्स एंड बायर्स, तो बेनिफिट क्या है भाई, जो बचत गट है, अब यहाँ पे एफपीओ है लेकिन बचत गट हम ट्रीट करते हैं, बचत गट उसके मेंबर्स और जो फार्मर्स है वो कंबाइनली काम कर रहे हैं, तो उसका बेनिफिट क्या है, बेनिफिट एफपीओ मतलब बेनिफिट बचत गट को क्या है, जो सामने वाला रेंट पे ले रहा है उसको क्या बेनिफिट है, एंड मेंबर जो है बचत गट के उसको क्या बेनिफिट है। यहाँ पे ये जो है ये हम डालते हैं, तो यहाँ पे बचत गट को क्या फायदा है, उसके बाद सामने वाले लोग जो रेंट पे ले रहे हैं उनको क्या फायदा है, और बचत गट के मेंबर्स उनको क्या फायदा है, तो ये हमने डाल दिया। ये हम आप चाहो तो कॉपी कर सकते हैं, इसके थ्रू आप अपने फॉर्म में भी ये डाल सकते हैं। इसके बाद जो है आगे बढ़ेंगे, अभी थर्ड पार्ट खत्म हो चुका है, चौथा है प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन प्लान। मतलब आज तो हम दे रहे हैं यहाँ पे सब्सिडी के लिए, हम अप्लाई कर रहे हैं, जो भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, डीपीआर है, वो हम सबमिट कर रहे हैं। लेकिन अब जो मशीन है, जो भी मशीन है, वो हम कब परचेस करने वाले हैं और कब से रेंट पे देना शुरू करने वाले हैं। तो सिंपल, हम सपोज ईयर 1 है और अभी जो चल रहा है वो क्वार्टर 1 चल रहा है, तो हमारा प्लान है कि क्वार्टर 2 जो है उसमें से हमारा शुरू हो जाएगा काम। तो इंप्लीमेंटेशन ऑफ की एक्टिविटीज प्रपोज अंडर सब प्रोजेक्ट, तो यहाँ से शुरू हो जाएगा। तो प्लांट में ट्रैक्टर जो है, ट्रैक्टर हम परचेज भी यहाँ पे कर लेंगे जैसे जुलाई में, अगस्त में वगैरह, और वहीं से हमारा जो काम है वो शुरू हो जाएगा। तो ये यहाँ पे टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। उसके बाद सेक्शन 5 जो है, इसमें प्रोजेक्ट बजट एंड फाइनेंशियल एनालिसिस। अब इसमें क्या है, तो सिंपल प्रोजेक्टेड बजट, आप जो भी मशीन की बात कर रहे हो, जो भी इक्विपमेंट आप लेने वाले हो, जो भी औजारे लेने वाले हो, तो उसकी क्या कैपेसिटी रहने वाली है, कितने यूनिट्स आप लोगे, मतलब कितनी मशीन्स आप लोगे, उसकी क्या कॉस्ट रहेगी, और जीएसटी पकड़, जीएसटी की क्या अमाउंट रहेगी। तो समझो हमारा ट्रैक्टर है, तो ट्रैक्टर कितना हम लेने वाले, एक लेने वाले हैं। उसके बाद कैपेसिटी कितनी रहती है, तो ट्रैक्टर की कैपेसिटी जो रहती है वो जो कोटेशन देते हैं उस पर ही रहती है। ये जो पार्ट 5 है उसके लिए, या सेक्शन 5 है उसके लिए आपके पास कोटेशन होना जरूरी है, क्योंकि ये जो प्राइस वगैरह है, कितने का ट्रैक्टर आएगा, कितने की मशीन आपकी होगी, वो सब कोटेशन में दिया रहेगा। तो कितने की कैपेसिटी है वो यहाँ पे आप डाल दीजिए। उसके बाद यूनिट, कितने नंबर ऑफ यूनिट्स लेने वाले हैं वो, फिर उसकी प्राइस क्या लगेगी। सपोज 7.5 लाख रुपए का हमारा सपोज ट्रैक्टर रहेगा फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एंटर नहीं करने दे रहे, और जीएसटी की अमाउंट जो भी रहेगी वो यहाँ पे जो भी अमाउंट रहेगा, उसके बाद जीएसटी अमाउंट रहेगा और टोटल अमाउंट रहेगा। तो ये आप डाल दीजिए, कितने अलग अलग मशीन लेने वाले तो उसकी डिटेल आप यहाँ पे डालिए। इसके बाद अब ये जो मशीन ले रहे हैं, सपोज यहाँ पे टोटल मेरी 10 लाख अगर आती है, 10 लाख यहाँ पे पता नहीं क्यों नहीं ले रहा है, बट मान लेते हैं यहाँ पे हम 10 लाख अगर डाल रहे हैं, 780,000 मान लेते हैं फिलहाल। तो यहाँ पे जो भी अमाउंट आ रही है, ठीक है, तो ये मिसलेनियस अपने आप आया है। उसके बाद ये जो भी अमाउंट आ रही है उसमें ये अमाउंट में से अपन बैंक का लोन कितना लेने वाले हैं, खुद का कितना फंड यूज करने वाले हैं, और सब्सिडी अपने को कितना मिल रही है। तो जनरली इसका 60% आपको सब्सिडी मिलेगा। तो सपोज मान लेते हैं अपन यहाँ पे 7,91,700 एग्जाम्पल के लिए लिया अपन ने, उसका 7,91,700 का 60% 4,75,20, ठीक है, ये सब्सिडी रहेगी। खुद का पैसा कितना रहेगा और बैंक का पैसा। अब मेन क्या है, ये जो टैब दिया है इसमें तीनों एक साथ दिया है, जो कि नहीं देना चाहिए था। तो हम क्या करेंगे, अभी सिंपल खुद का फंड सपोज मैं 50,000 लगा रहा हूँ, ठीक है, बैंक से मैं लगभग एक मोटा मोटी जो भी डिफरेंस है, ये माइनस ये, तो 7,91,700 माइनस 50,000, तो 7,47,700 बैंक से ले रहा हूँ। फिर यहाँ पे इसका 60% तो लोन 7,91,700, तो इसका 60% सब्सिडी मिलने वाला है 4,45,20, तो ये 60% रहेगा। फिर ये जो है मान लेते हैं 50,000 डिवाइड बाय 7, जो भी परसेंटेज यहाँ पे आएगा वो यहाँ पे डालेंगे। ये थोड़ा काट देना,
सपोज ये 6% आ रहे हैं, उसके बाद ये जो 94% आ रहे हैं, और यहाँ पे जो भी टोटल रहेगी आपकी 791 700 और ये 100%। तो एक्चुअल में आप टोटल ये करोगे तो नहीं आएगा, ये जो बाइफर्गेशन है इसलिए बोला कि ये पार्ट जो है यहाँ पे नहीं देना चाहिए था, लेकिन दिया है तो हम डाल देंगे, तो इस ढंग से यहाँ पे डाला। उसके बाद फाइनेंशियल एनालिसिस, अब इसमें जो भी खर्चा आपका है उसमें लैंड का कितना है, बिल्डिंग का, तो हमारे सिचुएशन में मशीन का ही है, तो मशीन का खर्चा जो है वो सपोज इतना हम कंसिडर करके चलते हैं, तो सब्सिडी अमाउंट जो है ये हमने इधर ही डाली थी ऊपर 475 20, यहाँ पे इतना सब्सिडी अमाउंट जो है वो मतलब जो भी हमारा खर्चा है उसका 60% सब्सिडी, तो ये डाल दिया। उसके बाद कुछ और चीज़ है तो वो हम डाल देंगे। डेप्रिसिएशन, तो यहाँ पे नीचे जाएंगे तो एक बोला है कि डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन आप स्ट्रेट लाइन मेथड से करिए। तो सिंपल जो भी मशीन की कॉस्ट हमारी रहेगी 791 700, इसमें से 6.33, अब ये 6.33 माइनस नहीं करना है क्योंकि ये कंपनी का रेट है, हमें कंपनी का रेट नहीं लेना है क्योंकि हमारा बचत घट है, बचत घट का रेट होता है 15%, तो 15%, इसका 15% कितना होता है 791 700 का 15%, तो ये 1,18,755 होता है। तो इसमें से 1,18,755 माइनस करेंगे, जो भी क्लोजिंग आया यहाँ पे लिखेंगे, और जो भी 1,18,755 है वो यहाँ पे लिखेंगे। तो ऐसे करके करते हैं, यहाँ पे डेप्रिसिएशन के अमाउंट यहाँ पे लिखेंगे, ओपनिंग बैलेंस इधर, क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे आ जाएगा। सिंपल, थोड़ा सा यहाँ पे हो सकता है कि कंफ्यूजन हो, तो वो कंफ्यूजन दूर करने के लिए आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं ये नंबर पे। उसके बाद अमोर्टाइजेशन, अमोर्टाइजेशन ये हमारे सिचुएशन में एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि अमोर्टाइजेशन ये इंटेंजिबल एसेट की सिचुएशन में एप्लीकेबल होता है, ये हमारे सिचुएशन में ये वाला एप्लीकेबल नहीं है, छोड़ देंगे। उसके बाद बैंक लोन प्रोजेक्शन, लोन अमाउंट कितना रहेगा, उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना रहेगा, कितने साल के लिए लोन लेंगे, फिर हम मोरेटोरियम कुछ दे रहा है क्या, मोरेटोरियम मतलब जिसमें ईएमआई पे करने की जरूरत नहीं है वो, फिर उसका प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ ईयर्स में, ये कहाँ से मिलेगा आपको, एक तो ये बैंकर से मिलेगा आपको, या फिर ये आप डायरेक्ट गूगल में जाके आप इसका कैलकुलेशन जो है वो कर सकते हैं, और इसमें भी कुछ अगर डाउट रहता है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। रेवेन्यू एंड एक्सपेंस एजम्पशन जो है कि आप जो मशीन लिया है वो मशीन रेंट पे देंगे तो उसमें कितना आपको इनकम रहेगा, तो इनकम में सपोज रेंटल इनकम है, प्रपोज्ड फैसिलिटी तो रेंटल इनकम, तो रेंटल इनकम कितना रहने वाला है, कैपेसिटी हमारी कितनी है, कैपेसिटी में जो भी कोटेशन रहेगा उस पर रहेगा। इनकम 100% अगर कैपेसिटी पे चलता है मशीन, तो सपोज साल भर में हम मोटा मोटी एक मान लेते हैं ट्रैक्टर रेंट पे अगर देते हैं, और तो सपोज मान लेते हैं साल भर ट्रैक्टर चलाते हैं 15 लाख रुपए कमाने वाले, उसमें से खर्चा कितना रहेगा, तो बोलेगा खर्चा अपना मोटा मोटी डीजल का खर्चा रहता है एंड सैलरी का खर्चा रहता है, तो यहाँ पे डीजल का खर्चा हम मोटा मोटी सपोज 5 लाख आने वाला है, इतना तो रहता नहीं है, लगभग मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल के लिए 5 लाख। फिक्स्ड कॉस्ट कितना रहेगा, फिक्स्ड कॉस्ट में आपकी सैलरी और डिप्रिसिएशन दोनों मिला के तो मोटा मोटी मान लेते एक 4 लाख रुपए ये खर्चा रहेगा, तो 15 लाख इनकम और ये टोटल मिला के 9 लाख खर्चा, तो ये हमने डाल दिया। फिर प्रोपोज्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसमें वही कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कितना है, तो बोले 100%, यहाँ पर 100% मान के अपन चलते तो इधर भी हम 100% ही डालेंगे। इनकम में फैसिलिटी 1 2 3, तो यहाँ पे इनकम में रेंटल इनकम कितना, तो इधर 15 लाख रुपए पहले साल, दूसरे साल बढ़ जाएगी, तीसरे साल और बढ़ जाएगी क्योंकि अपना रेवेन्यू बढ़ता बढ़ता दिखाना पड़ेगा अपने को। फिक्स्ड कॉस्ट जो भी है, सपोज फिक्स्ड कॉस्ट हमने ऊपर जो डाली 4 लाख रुपए, यहाँ पे 4 लाख रुपए, वेरिएबल कॉस्ट जो भी ऊपर डाली 5 लाख रुपए, वो 5 लाख रुपए, और अगर 100% पे नहीं 80% पे चलेगा तो ये कॉस्ट उस हिसाब से चेंज हो जाएगी, तो ये हम डाल दिया। उसके बाद ये बाकी खर्चा, इंटरेस्ट का खर्चा, प्रॉफिट इंटरेस्ट का खर्चा जो है, डेप्रिसिएशन का खर्चा जो भी है ये डालना पड़ेगा। इनकम टैक्स जो है वो यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि ये अपने बेनिफिशियल मेंबर्स के बेनिफिट के लिए ही है। फिर बाकी जो भी चीज़ें ऑटोमेटिक आ जाएगी। कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है ये कैलकुलेट हमें करना पड़ेगा, पैसा कितना आएगा कितना जाएगा। उसके बाद जो है बैलेंस शीट जो है वो यहाँ पे डालनी पड़ेगी, बैलेंस शीट की डिटेल हमें डालनी पड़ेगी। और ये होने के बाद लास्ट वाला जो पार्ट सेक्शन नंबर 6 है, अजम्पशंस में कुछ बिजनेस एक्टिविटी, बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑफ बिजनेस, तो इसमें क्या करने वाले, तो रेंटिंग ऑफ मशीनरी, कितना एरिया लगने वाला है, कैपेसिटी क्या रहेगी, वो सारी चीजें यहाँ पे डालना रहेगा। रेवेन्यू जनरेटेड थ्रू अबव एक्टिविटी कितना रहेगा, लाइक रेंट पे देंगे तो उस पर कितना हमारा रेवेन्यू रहेगा वो यहाँ पे डालना पड़ेगा। खर्चा कितना रहेगा, रॉ मटेरियल का तो खर्चा नहीं रहेगा लेकिन सैलरी और बाकी खर्चा रहेगा डीजल का वगैरह। रॉ मटेरियल मतलब यहाँ पे हमारा डीजल का खर्चा होगा तो डीजल का खर्चा यहाँ पे डालना पड़ेगा। सैलरी का खर्चा, रेमुनरेशन लेबर कुछ है तो वो, फिर और भी कुछ खर्चे अगर रहते हैं तो यहाँ पे हमें डालने पड़ेंगे। तो ये खर्चों का बाइफर्केशन हमें यहाँ पे देना होता है। फिर फैसिलिटी बिजनेस एक्टिविटी 2, ये वही है जो ऊपर हमने देखा है, सेम चीज है। उसके बाद अदर अजम्पशंस, तो यहाँ पे अदर अजम्पशंस में मान लेते हैं अपन कि इन अदर अजम्पशन में इंटरेस्ट रेट सपोज जो भी बैंक से मिलेगा एक 9% पे मुझे इंटरेस्ट रेट हमने मान लिया, अज्यूम करके चलिया है, तो वो यहाँ पे डालना पड़ेगा। एवरेज डिप्रिशिएशन रेट जो है वो 15% पर एनम हमने रखा, ये अजम्पशन डाल दिया। तो ये थोड़ा डिटेल में डालना पड़ेगा, मैं ऊपर से बता रहा हूँ। इनकम टैक्स जो है वो नहीं लगेगा, नॉट एप्लीकेबल, बिकॉज हम मेंबर्स के बेनिफिट के लिए ही कर रहे हैं ये। तो ये सारी चीजें जो है ये फीड करना पड़ेगा और उसके थ्रू जो है डीपीआर हमारा रेडी होगा। और डीपीआर रेडी होने के बाद यहाँ पे नीचे जब जाएंगे सबमिट एंड प्रिंट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद प्रिंट आउट जो है पीडीएफ में आएगा अपना, और वो पीडीएफ जो भी प्रिंट आउट है वो हमें सीए से वेरीफाई करके लेना है और उसके बाद जो है ये हमें आगे सबमिट जो है वो हमें करना है, या हमें आगे उसको सबमिट करना है। तो ये
है डीपीआर जो बचत गट के सिचुएशन में हमें फील करना है। बहुत सारी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं, लेकिन अगर आपको खुद को ना समझे तो यहाँ पे प्रोफेशनल की हेल्प आप लीजिए। इस और इसमें कुछ डाउट रहता है या आपको कुछ हेल्प चाहिए तो आप जो नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया है आप व्हाट्सएप कर सकते हो। हमारी टीम आपको रिप्लाई देगी एंड आपको जो भी प्रोफेशनल हेल्प लगेगी वी कैन प्रोवाइड दैट। थैंक यू।